नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे वैज्ञानिक अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य ये है कि जब हमारी पृथ्वी जनसंख्या के भार से पूरी तरह दब जाए, तब हम दूसरे ग्रहों पर भी मानव बस्ती बसा सकें। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमने अंधाधुंध विकास की चाह में अपनी पृथ्वी की जो स्थिति की है, उसे जब अन्य ग्रह देखते होंगे, तब क्या वो चाहते होंगे कि हम अपनी बस्तियाँ वहाँ बसाएं? कुछ ऐसे ही ख्यालातों पर आधारित है मेरी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चले चांद की सैर पर। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। नित्य प्रति घर के मंदिर में श्याम बाबू अपने 10 वर्षीय पोते विट्ठल के साथ भगवान की आरती कर रहे थे। आरती के दौरान सहसा श्याम बाबू की आंखों से आंसू बह निकले और उनकी आवाज़ भर्रा सी गई। ये देखकर विट्ठल ने आगे की आरती गाकर पूजा को संपन्न किया। पूजा के बाद अपने दादाजी को प्रसाद देते हुए विट्ठल ने आश्चर्य से पूछा, बात क्या है दादाजी, आप आरती गाते हुए रो क्यों पड़े थे? अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं जो आज अनायास ही आंखों से बह निकले। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। बेटा, आज हमारे घर में 2 खुशियाँ आई हैं। पहली खुशी तो ये है कि आज मेरा दुलारा पोता यानी कि तुम अपना 10वां जन्मदिन मना रहे हो, और दूसरी खुशी ये है कि तुम्हारे पापा का चयन इसरो ने चंद्रयान मिशन के लिए कर लिया है। अरे वाह दादाजी, मतलब अब पापा चंदा मामा से मिलने जाएंगे? मेरे पापा हैं ही इतने लायक वैज्ञानिक कि उनका चयन तो होना ही था। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ये खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, विट्ठल ने उत्साहित होकर कहा और अपने दोस्तों को फ़ोन करने चल दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने दादाजी के कमरे में आया, तो उसने देखा कि उसके पापा निहाल घर आ चुके थे और श्याम बाबू को कुछ पेपर्स दिखा रहे थे। उन पेपर्स को देखते हुए श्याम बाबू ने निहाल से कहा, वाह बेटा, जुग जुग जियो, तुमने आज मुझे एक ही दिन में 3 खुशियाँ दे दी। अब कौन सी खुशी की खबर है? 2 तो हम विट्ठल से सुन चुके हैं। श्याम बाबू की पत्नी ललिता जी वहाँ आते हुए बोली, बहू पढ़कर सुनाएगी ये खुशी की खबर। श्याम बाबू ने निहाल के दिए हुए पेपर्स उसकी पत्नी रावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पेपर्स देखते ही रावी ने विट्ठल को गले लगाते हुए उत्साह भरी आवाज़ में ललिता जी से कहा, माँ, इन्होंने विट्ठल के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप उसके लिए चांद पर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है। क्या? चांद पर रजिस्ट्री? ऐसा भी होता है क्या? ललिता जी ने कौतूहल से पूछा। बिल्कुल माँ, दुनिया के कई लोगों ने अपनी हैसियत अनुसार चांद पर ज़मीन खरीदी है। जब मेरा चयन चंद्रयान मिशन के लिए हुआ, तब मैंने भी सोचा कि इस मिशन के फलस्वरूप मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को क्यों न चांद पर ही निवेश करूं। विट्ठल तो ये अकल्पनीय शानदार उपहार पाकर फूला ही नहीं समा रहा था। जिस चांद को मामा बनाकर उसकी कहानियाँ आज तक अपने दादाजी से वो सुनता आया था, रात में छत पर लेटे हुए जिसे वो अपनी नन्ही नन्ही आँखों से निहारता रहता था, आज उसी चांद पर उसके नाम का भी एक टुकड़ा था। अपने पापा के गले लगकर उसने उन्हें बड़ा सा धन्यवाद कहा और एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ ये खुशी बांटने चल पड़ा। चूँकि आज छुट्टी का दिन था, इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद
सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। विट्ठल भी गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक एक तेज चीख के साथ उसकी नींद टूट गई। उसकी चीख सुनकर सब लोग हैरान परेशान से उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा विट्ठल पसीने से लथपथ सूनी निगाहों से दीवार की तरफ देखे जा रहा था। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह चीखे क्यों? श्याम बाबू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो रुआसी आवाज़ में विट्ठल बोला, दादाजी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? सबने संवेद स्वर में पूछा। अपनी आंखें बंद करके सपने को याद करते हुए विट्ठल बोला, मैंने सपने में देखा कि मैं चांद पर स्थित अपनी ज़मीन पर खड़ा हूँ। सहसा मेरे पैरों के पास ज़मीन से पानी रिसने लगता है और धीरे धीरे इस पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते मुझे डुबाने लगता है। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनता है। हैरान परेशान सा मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि सूखी ज़मीन पर अचानक इतना पानी कैसे आया कि तभी मेरे कानों में आवाज़ आती है कि ये पानी नहीं है, मेरे आंसू हैं, तुम्हारे चंदा मामा के आंसू। इस आवाज़ को सुनकर मैं घबरा जाता हूँ और फिर पूछता हूँ कि क्या आप सचमुच मुझसे बात कर सकते हैं? आप सचमुच बोल सकते हैं? तब फिर आवाज़ आती है कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ। तब मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? तब उसी आवाज़ में जवाब आता है कि मेरी तकलीफ़ तुम इंसान हो, तुम सब मेरे आंसुओं का कारण हो। मैं फिर उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने क्या किया है? तब जवाब आता है कि क्या नहीं किया है तुम सबने? जिज्ञासा बस मेरी ज़मीन पर पैर रखना और मेरे सीने को खरोंच कर रिसर्च के लिए मेरे अवशेष ले जाने तक तो चलो, फिर भी मैंने किसी तरह बर्दाश्त किया क्योंकि प्रकृति ने ही तुम इंसानों को इतना जिज्ञासु बनाया है। लेकिन अब तो तुम इंसान अपनी धरती को बर्बाद करने के बाद उसे छोड़कर मेरी ज़मीन पर अपना आशियाना बनाने लग गए ताकि एक दिन मैं भी धरती की तरह अनेकों रोगों का शिकार होकर बीमार हो जाऊं। और यहाँ भी तुम सब दिखावे के लिए पर्यावरण बचाओ अभियान चलाकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लो। तुम सबने क्या सोच रखा है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर जो चाहोगे वही करोगे? तो सुन लो, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैं तुम सब इंसानों को अपने आंसुओं में डुबाकर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। इसके साथ ही पानी का स्तर और तेज़ी से बढ़ने लगा और मैं उसमें पूरी तरह डूब गया। बस फिर इसके बाद मेरी नींद टूट गई। विट्ठल से उसके सपने की व्याख्या सुनने के बाद सभी लोग चिंतित हो गए थे, विशेषकर श्याम बाबू और निहाल। असमंजस में भरे हुए दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। कमरे में इस समय ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि सुई के गिरने की आवाज़ भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। अंततः इस खामोशी को तोड़ते हुए श्याम बाबू निहाल से बोले, बेटा, विट्ठल के इस सपने के माध्यम से प्रकृति हमें जो संदेश, जो सीख देना चाह रही है उसे नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। तुम अपने मिशन पर जाकर सफलता का परचम लहराते हुए देश का नाम इतिहास में ज़रूर दर्ज करो, लेकिन ये जो विट्ठल के नाम से तुमने चांद पर रजिस्ट्री करवाई है इसे रद्द कर दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। स्वयं को सबसे महान साबित करने की होड़ में हम इंसान दरअसल नीचे ही गिरते जा रहे हैं। मैं स्वयं तो अपनी गलती सही करूँगा ही, साथ ही औरों को भी इस विषय में जागरूक करूँगा। निहाल की बात सुनकर श्याम बाबू के चेहरे पर छाई हुई चिंता की लकीरें मिट गईं। उन्होंने विट्ठल का माथा सहलाते हुए उससे पूछा, इस उपहार के वापस होने से हमारा बच्चा नाराज़ तो नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं दादाजी, हमें चंदा मामा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं पापा से उपहार में पौधे लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। हमें विद्यालय में पढ़ाया गया था कि ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमारी धरती के रक्षक हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बिल्कुल सही बेटा, आज हम तुम्हारे दोस्तों को भी उपहार में एक एक पौधा देंगे ताकि हमारी इस धरती के आंसू भी कम हो सकें। निहाल ने विट्ठल को गले लगाते हुए कहा। ललिता जी और रावी की तरफ देखते हुए श्याम बाबू बोले, आप दोनों भी तो कुछ कहिए। हम कहेंगे नहीं, करेंगे पापा। विट्ठल के दोस्तों को उपहार में देने वाले सारे गमलों को हम अपने हाथों से सजाएंगे। बस आप सब जाकर जल्दी से गमले ले आइए। रावी की बात पर ललिता जी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जता दी। जन्मदिन के समारोह के पश्चात अपने कमरे की खिड़की से चांद को बादलों में अटखेलियाँ करते देखते हुए विट्ठल ने उनसे कहा, चंदा मामा, मैं आपकी ज़मीन नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन बड़े होने के बाद अपने पापा की तरह अंतरिक्ष यात्री बनकर एक बार आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस बात से तो आप नाराज़ नहीं होंगे ना? चांद, जो इस वक्त बादलों में पूरी तरह छुप गया था, सहसा अपनी संपूर्ण चांदनी से आसमान का दामन रोशन करते हुए इस प्रकार विट्ठल की आंखों के सामने आ गया, मानो मुस्कुराते हुए वो उससे कह रहा हो, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मेरे बच्चे। अपने चंदा मामा की इस झलक को अपनी आंखों में भरकर धीरे धीरे विट्ठल नींद की गोद में समाने लगा था। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने घर के साथ साथ आसपास भी पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करते हुए हमारी इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग देते रहिए।